एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो फाइलम की शुरुआत होती है वो जनरली होती है आपका पोरीफेरा से ही, स्पॉन्जे से। तो यहाँ से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल गया था, वो इंक्लूड कर दे रहा हूँ इस लेक्चर में, कि जो फाइलम पोरीफेरा टू एस्के हेलमिंथस है, जो पोरीफेरा से एस्के हेलमिंथस तक, ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, लोअर नॉन कॉर्डेट्स हैं। और एनेलिडा टू इकाइनोडर्माटा ये हायर नॉन कॉर्डेट्स हैं। बाकी ये हेमिकॉर्डाटा कॉर्डाटा ये आपका उस कॉर्डेटा में आते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि ये लोअर है और ये हायर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पोरीफेरा में। जैसा कि हम जानते हैं, पोरीफेरा सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर होता है और यह सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाए जाते हैं। इसका नाम पोरीफेरा है, लेकिन इसे कॉमन नेम में स्पॉन्ज बोलते हैं। हैबिटेट हैबिटेट का मतलब कि ये कहाँ रहता है, किस परिस्थिति में रहता है, कहाँ इसके लिए सूटेबल चीजें होंगी रहने के लिए। तो यह प्रीडोमिनेंटली मैरीन होता है। मैरीन का मतलब खारे पानी में, समुद्री पानी में। थ्रू सम स्पेसीज जैसे स्पॉन्जिला है, जिसे हम लोग बाथ स्पंज भी बोलते हैं। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, बाथ स्पंज जनरली यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा है कि जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सिमेट्री मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको आप कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। इसके पास एक डिफिनिट शेप नहीं होता, ये किसी भी शेप का हो सकता है, कई शेप का पाया जाता है। इस आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका जिक्र हुआ है। जैसे ये देखिए, इसमें कोई शेप नहीं है इसका, ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या था, तो मैंने आपको बताया था मल्टी सेलुलर एनिमल है, यानी सेल्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सारे सेल्स का अलग अलग काम है अपना। वो यूनाइट नहीं होते हैं, वो कोई टिश्यू नहीं मिलके बना पाते। हर सेल्स का अपना अपना काम है। तो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, या मतलब कि सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें कोई टिश्यू नहीं होता है और न ही आर्गन होते हैं। अब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या करता है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ये जो भी मनुष्य या जो भी जानवर एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, उनको एक्सक्रेटरी मटेरियल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे कहाँ चलेंगे, कैसे उसको फीड करेंगे, कैसे एक्सक्रेट करेंगे, उसी हिसाब से। तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें एक कैनाल सिस्टम होता है इसके अंदर, और पानी उसके टीनी पोर्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके थ्रू पानी आता है, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया जनरली आप इसके माउथ को कह सकते हैं कि पानी, मान लीजिए ये जानवर है, पानी ऐसे आया और फिर इधर से ऑस्कुलम के थ्रू पास हो गया। तो इस पानी में जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये इसके अंदर जाते हैं, तो पानी तो निकल जाता है। जैसे आप छलनी या चलनी जान सकते हैं, जो छननी जिससे चाय छानी जाती है, वैसा ही मान के चलिए कि उसमें पानी निकल जाता है और जो मटेरियल होते हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें ट्रैप हो जाते हैं और उसी को ये खाता है, फीड करता है। वाटर फ्लो होता है, एक सेंट्रल कैविटी होता है जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील बोलते हैं, उसके थ्रू जाता है, और लार्जर ओपनिंग जो होता है ऑस्कुलम, उसके थ्रू निकल जाता है। यानी एक साइड से ये मान लीजिए, ये जैसे स्पंज है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर में बता रहा, और ये देखिए, मान लीजिए इसको आप माउथ मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए एक छलनी जैसा स्ट्रक्चर है और ये कैनाल है। पानी यहाँ से एंट्री किया और फिर ये मान लीजिए उसका निकलने का एरिया है। तो इसके थ्रू यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रैप हो जाएंगे बीच में, और पीछे से ये निकल जाएंगे, जिसके
कई मतलब छिद्र होते हैं उसके थ्रू निकल जाते हैं, और इसी से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। दिस सिस्टम एड्स इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन एंड वेस्ट रिमूवल। यह सिस्टम जो है इसको प्रोवाइड कराता है, जैसे फूड इकट्ठा करता है, ये फूड भोजन उसको प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन, जनरली सारे जीव जंतु को रेस्पिरेशन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। कुछ एयरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। जो एयरोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो एक पानी ही एकमात्र स्रोत होता है, पानी में ही ऑक्सीजन मिक्स होता है, तो उसी के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं। अब टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तो टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप। ये तीन तरह के इसमें कैनाल सिस्टम होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, हर स्टेज में डिफरेंट, हर टाइप में स्टेज बढ़ते जाते हैं कि कितने स्टेज होते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि एस्कॉन टाइप में आपका होता है कि वाटर जाता है, फिर स्पॉन्जोसील के थ्रू बाहर निकलता है, ऑस्कुलम के थ्रू स्पॉन्जोसील में रुकता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं एस्कॉन में। और साइकॉन में जो है वह 6 स्टेप में इंक्लूड है। जैसे कि वाटर आता है इनकरेंट के, फिर एक प्रोसोपाइल कैनाल होता है, फिर उसके द्वारा रेडियल कैनाल में जाता है, फिर स्पॉन्जोसील में होता है, जाता है, और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। लिवकॉन टाइप का है तो इसमें 7 स्टेप हो जाते हैं, मतलब हर स्टेप में वो डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं। जैसे आपका एक घर है, तो पहले का घर जो बनता था, तो अभी भी जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें कई एग्जिट निकाले जाते हैं, इमरजेंसी एग्जिट। इसमें भी मान लीजिए उसी तरह एक घर है, एंट्री उसका एक है, लेकिन आप लिविंग रूम में जाते हैं, फिर बेडरूम में जाते हैं, फिर बालकनी से होते हुए हो सकता है कि आप बाहर निकल जाए। एक गैलरी बनती है कि आप एंट्री किए, डायरेक्ट गैलरी के थ्रू एग्जिट कर लिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चेम्बर से होके जाता है, जहाँ ये अपने काम को बांटा रहता है, कहाँ पे छोटे ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना है, कहाँ पे उससे बड़े ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करना है, कहाँ वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करना है, और अंत में उसको निकाल दिया जाता है। तो यही इवोल्यूशन है कि आप बेटर वे में, बेटर तरीके से किसी भी चीज को करते चले जाए। अब सेल टाइप क्या होती है? तो इसमें मान लीजिए कोई ऑर्गन तो है नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो एक सेल ही एक ऑर्गन का काम करती है, तो उसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं। वो सेल्स एक सीमित काम करते हैं। जैसे कोई होता है रिप्रोडक्शन का काम करता है, कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई स्केलेटन होता है, कोई डेवलपमेंट का काम करता है, तो वही चीजें। तो इसमें एक सेल्स है क्वानोसाइट्स, जिसे हम लोग कॉलर सेल्स बोलते हैं, या स्पॉन्जोसिल से लाइन होती है, और कैनाल जो है इसको असिस्ट करता है वाटर मूवमेंट और फीडिंग के लिए। तो क्वानोसाइट्स को जनरली आपको खाने वाली साइज सेल्स मान सकते हैं, जहाँ पे ये इकट्ठा करता है, पानी को असिस्ट करता है और फीडिंग कराता है। अब डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है, इसमें अकर्स विद इन इंडिविजुअल सेल। ये डाइजेशन सेल्स के अंदर ही हो जाता है, बाहर नहीं होता है। स्केलेटन कैसा होता है? तो सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स, जो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका और स्पॉन्जियन फाइबर्स होते हैं। एक प्रोटीनेशियस मटेरियल है। स्केलेटल का काम, किसी भी स्केलेटल का काम उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना होता है। जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो स्केलेटन के थ्रू ही खड़े होते हैं। अगर हमारी शरीर में से हड्डियां निकाल दी जाए तो हमारा कोई शेप नहीं होगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी तरह पोरिफेरा में डिफरेंट डिफरेंट स्पिक्यूल्स होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं और सिलिका का बने होते हैं। आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट हार्ड होता है, फिर सिलिका भी हार्ड होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं जिससे हमारे मसल्स बने होते हैं। प्रोटीन जनरली हमारे मसल्स बनाते हैं जो हार्ड होते हैं। उसी तरह इसमें स्पॉन्जिन फाइबर होता है जो जनरली प्रोटीनेशियस मटेरियल है, और उस वो एक शेप स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड कराता है। ये देखिए स्पंज स्पिक्यूल्स होते हैं, ये स्पिक्यूल्स जो हैं ये उसको प्रोवाइड करते हैं एक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वह मूव कर सकता है। उसका एक शेप होता है, ये देखिए इसमें
कई स्पिक्यूल्स बिन के और इसको एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ये देखिए, ये ट्यूब स्पंज है, ये ब्रेड कॉम्ब स्पंज है, ये केव स्पंज है और ये रॉक स्पंज है। तो ये रॉक स्पंज इसलिए नाम दिया जाएगा कि ये रॉक पे है, रॉक से बना नहीं है। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट भी एक तरह का रॉक मटेरियल में आता है, लेकिन ये आप दूसरे स्ट्रीम में पढ़ेंगे, अगर जियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा आपको। रिप्रोडक्शन क्या होता है? हर्माफ्रोडिटिक होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, वन इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ एग्स एंड स्पर्म। रिप्रोडक्शन जो होता है वो हर्माफ्रोडिट होता है। जैसे एक ही एनिमल्स में, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल। जबकि ये कंफ्यूजन बच्चों में होता है कि एक टाइम में कैसे स्पर्म और एग प्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। एक डिफरेंट उसके लिए समय होता है, जैसे 6 महीने वो मेल रहेगा और 6 महीने फीमेल रहेगा, तो वो हर्माफ्रोडिटिक होता है। ये नहीं कि अपना ही एग प्रोड्यूस किया, अपना ही स्पर्म उस पर मिलाया और ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा नहीं होता है। वो एक टाइम में बस वो चेंज करता है। जैसे मान लीजिए कैमेलियन को आप देखे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफरेंट डिफरेंट समय पे चेंज करता है, ऐसे ही इसका एक पीरियड होता है। यह 3 महीने के लिए मान लीजिए मेल हो गया, फिर 3 महीने के लिए फीमेल हो गया, लेकिन यह अ, जो भी एग प्रोड्यूस होगा वह एनदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू होगा, और स्पर्म जो प्रोड्यूस होगा वो एनदर एग्जाम्पल के होगा। एक ऑर्गेनिज्म से कभी भी ये किसी भी चीज में नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है। ये पॉसिबल है कि जैसे टोटिपोटेंट सेल्स पाए जाते हैं किसी में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन ना, प्लेनेरिया को आप एग्जांपल ले सकते हैं कि प्लेनेरिया को अगर आप काट देते हैं कई जगह से, तो हर पीस जो है एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कराता है। ये देखिए, आप ये प्लेनेरिया मान के चलिए, आप इसको अगर कई पीस में काट देते हैं तो ये हर पीस जो है ये कैसा ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप कर लेगा, यानी यहाँ पे 3 ऑर्गेनिज्म आराम से डेवलप हो जाएंगे। ये फ्रेगमेंटेशन हो जाते हैं, कहीं से तोड़ दीजिए या काट दीजिए। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल में अंतर समझिए कि जब भी एक्सटर्नल होता है तो वह अपना एग और स्पर्म बाहर छोड़ देते हैं, आउटसाइड द बॉडी। वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जैसे आपका फ्रॉग में देखा जाता है या एम्फीबियंस में देखा जाता है कि वो पानी में छोड़ देते हैं। जबकि अगर एक भी अंदर निकल रहा है, जैसे मुर्गी का जो फर्टिलाइजेशन उसका इंटरनल ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। वो बाद में बाहर आके और वो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन कहीं भी एग और स्पर्म का फ्यूजन जो होता है वो इंटरनल होता है। ठीक इसी तरह इसमें होता है। डेवलपमेंट इसका क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ लार्वल स्टेज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट स्टेज। इनडायरेक्ट का मतलब कि जो भ्रूण है, इम्ब्रियो है, उसका शेप स्ट्रक्चर वह डिफरेंट होगा जो एडल्ट होगा। जैसे मनुष्य क्या है कि मनुष्य का भ्रूण भी हाथ पैर नाक कान एक ही जैसा होगा, वो बड़ा होगा तो एक ही शेप में बड़ा होगा। लेकिन जैसे आप फ्रॉग का देखते हैं तो आप उसके डेवलपमेंट इसके स्टेज को शुरू का देखते हैं तो वो मछली रहती है, बाद में वो एम्फीबिया बन जाता है। ऐसा नहीं है, उसी तरह इसमें भी पाया जाता है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें साइकान जो होता है स्काइफा, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज होता है, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं। ये जनरली आपका एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, ये आता है जनरली, ये कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसके क्यों पढ़ाया जा रहा है, वाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। तो यह इकोनॉमिकली यूज होता है। जैसे आप डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं, आप बाथ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे उसके फाइबर्स बनाए जाते हैं, आप स्क्रब कर सकते हैं। फिर ये मेडिकल साइंस में भी यूज होता है। ये जनरली आपके
कुछ जगह पे कोरल रीफ्स क्लीनिंग में यूज होता है, पर्सनल केयर में यूज होता है, आर्ट और क्राफ्ट में यूज होता है। मैंने बताया कि आप इसको ले जाके, ये कलरफुल होते हैं, कई जगह कलरफुल होते हैं, आप ले जाके लोग रखते हैं। फिर ये इंडस्ट्रियल यूज में होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन के लिए और कुशनिंग के लिए, पैकेजिंग के फर्नीचर के लिए, क्योंकि यह फोम तरीके के होते हैं, कुछ स्पंज फोम तरीके के होते हैं। तो कहीं भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उनको उसमें रैप करके कि वो टूटे फूटे नहीं। फिर आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं। गार्डनिंग में यूज करने के लिए ये जनरली आप जानते हैं कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, अगर पानी में है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जहाँ भी सूखा वातावरण होगा वहाँ पे इसको मिलाया जाता है मिट्टी में, और पानी डाला जाता है। ये वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी रखते हैं। अब आइए देखते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है आपका सिलेंटेटा नाइडेरिया। मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि मैं एक एक टर्म आपको समझा रहा था, इसमें अब आपको आसान होगा। क्योंकि हैबिटेट मान के चलिए, एक्वेटिक ये होता है, मोस्टली मैरीन होता है। एक्वेटिक पानी में रहने वाला, मोस्टली मैरीन यानी साल्टी वाटर, जैसे समुद्र में पाया जाता है, सी में पाया जाता है। कुछ फ्रेश वाटर स्पेसीज भी एग्जिस्ट करती हैं। लाइफ स्टाइल का है, कैन बी सेसाइल, फिक्स्ड और फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब होता है कि ये इकट्ठे, सेसाइल का मतलब जनरली होता है कि ये फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते एक जगह। अगर पकड़ लिए, मान लीजिए जमीन में रह गए, तो ये मूव नहीं करते हैं एक ही जगह, वहीं पे जीवन खत्म हो जाएगा इनका, वहीं पैदा होंगे वहीं खत्म हो जाएंगे। और कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, वो अपने नहीं, वो फ्लो ऑफ वाटर के थ्रू बहते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो खुद एफोर्ट नहीं करते, वो खुद मूव नहीं कर सकते। सिमेट्री रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जैसा कि आपको पता है कि दो भागों में बांट जाता है रेडियस से। नहीं, रेडियस से मतलब कई भागों में कहीं से भी बंट सकता है। जैसे ऐसे देखिए, ये रेडियली सिमेट्रिकल है। वो जो दो भागों वाला है वो बाइलेटरल सिमेट्री है। नेम, ओरिजिन डिराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट। ओरिजिन जो हुआ इसका, वो डिराइव हुआ नाइडोब्लास्ट से और नाइडोसाइट से। एक स्पेशलाइज सेल्स पाया जाता है विथ स्टिंगिंग कैप्सूल कॉल्ड निमेटोसिस्ट। इसमें एक नाइडोब्लास्ट सेल्स पाया जाता है, जो जनरली यह यूज करता है अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए या कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए। क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म को देखता है कि इस पे खतरा आता है, तो उससे उसको यह मार देता है, डंक मार देता है। उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, विष को, तो जनरली वो उसको, वो बेहोश हो जाता है, या तो ये इसको खा लेता है या वहां से भाग जाता है। डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए भी होता है। अब फंक्शन ऑफ नाइटोब्लास्ट क्या है, तो वही मैंने बोला, यूज फॉर एंकरेज, अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस के लिए और कैप्चरिंग ऑफ प्रे के लिए। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, तो इसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है मोर एडवांस देन स्पॉन्जेज। यह अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स अब इकट्ठे हो गए, दो तीन सेल्स मिलके एक टिश्यू बना लिए, तो और मजबूत हो गए। उनका काम अब अच्छे से होने लगा। जैसे पहले सिंगल करने पे कुछ कमियां रह जाती थी, लेकिन यहाँ पे अब तीन लोग इकट्ठे होकर एक काम को कर रहे हैं, तो वह ज्यादा एडवांस तरीके से करेंगे। अब बॉडी स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो यह डिप्लोब्लास्टिक होता है। इसमें दो जर्म लेयर पाए जाते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आप मेरे पिछले वीडियो में, लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यह सेंट्रल, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विथ सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ये सिंगल ओपनिंग माउथ टू हाइपोस्टोम होता है, यानी इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम होता है। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर इन द कैविटी एंड इंट्रासेंडल विद इन सेल। यहाँ कंफ्यूजन ये है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो बॉडी के बाहर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो लेयर पाई जाती हैं, एक मेजोग्लिया बीच में होती है जहाँ पे सेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं पाई जाती हैं। उसी के बीच में ये कैविटी में, उस कैविटी में ही डाइजेशन होता है। और कुछ होता है कि जो टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उस सेल्स के अंदर होता है।
जैसे मान लीजिए ये लेयर है दो इंट्रा, ये मान के चलिए एक्स्ट्रा सेलुलर, ये इंट्रा सेलुलर, ये बीच में जो लेयर है ये मेजोग्लिया मान लीजिए। तो यहाँ से सेल एंट्री किया फूड मटेरियल, अब यहाँ इन दोनों के बीच में डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ये कुछ केमिकल्स सेक्रेट कर सकते हैं बीच में जिससे वो डाइजेशन हो जाए। लेकिन जब वही सेल्स यहाँ से एंट्री किया और यहीं पे आके डाइजेशन हो गया, कुछ खा लिया यहीं पे डाइजेशन हो गया, तो वो आपका इंट्रा सेलुलर होगा, विद इन सेल्स में हो रहा है। और ये कैविटी में होगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, इन कैविटी के बीच में हो रहा है। स्केलेटन कुछ नाइटेरियन में, कोरल में होते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन पाए जाते हैं। जैसे कोरल के में भी कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते थे, इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल होते हैं। अब इसमें ये एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल मिलेंगे सिलेंटेटा नाइडेरिया में। जैसे आपको जेलीफिश को देखे होंगे, हाइड्रोजोआ यानी हाइड्रा को देखे होंगे, ओवेलिया को देखे होंगे, फाइसेलिया को देखे होंगे, स्काइफोजोआ ऑरेलिया एक जेलीफिश होती है, ये देखिए ये रही जेलीफिश। फिर आप एंथोजोआ मेट्रीडियम गॉर्गोनिया, ये सब सी फैन, ये याद रखिएगा आप लोग, ये आता है एग्जाम्पल। ये देखिए ये बॉडी फॉर्म जो है वो सेसाइल होता है, जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया था। सेसाइल यानी फिक्स, वही यहाँ पे दिया है सेसाइल, और सिलिंड्रिकल होता है। ये देखिए ये सिलेंडर के टाइप का, जिस हाइड्रा है, एडेम्सिया है। ये देखिए फिगर बी जो है ये है एडेम्सिया। मेडुसी जो है फ्री स्विमिंग अम्ब्रेला शेप्ड ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ये मेडुसी जो है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो आपका, जैसे ये हर्माफ्रोडाइट होता है तो दो फेज होते हैं इसमें। तो सेक्सुअल फेज को हम लोग मेडुसी कहते हैं, और एसेक्सुअल फेज को हम लोग पॉलिप बोलते हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेडुसा जो है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो कहीं भी फ्लो ऑफ वाटर के थ्रू बहता रहता है, अम्ब्रेला शेप होता है। जैसे ऑरेलिया ये हुआ जेलीफिश, ऑरेलिया को हम लोग जेलीफिश बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसे ही बहती रहती है। मेटाजेनेसिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सम स्पेसीज, एग्जाम्पल ओवेलिया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है कि मेडुसी से पोलिप बन जाएगा। पोलिप जनरली एसेक्सुअल फेज है इसका, जहाँ पे ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस करेगा। और सेक्सुअल फेज जो है आपका मेडुसी है, उसमें गैमेट रिप्रोड्यूस करेगा, फिर फ्यूजन होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो मेटाजेनेसिस वही होता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अल्टर कर जाना, चेंज हो जाना, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, फाइसेलिया पुर्तगुज मैन ऑफ वार, इसको नाम क्यों दिया गया, पुर्तगाल के मैन ऑफ वार के तो उसमें यूज हुआ होगा। एडेम्सिया सी एनिमोन है, फिर पेनेंटुला सी पैन है, गॉर्गोनिया सी फैन है, और मे मियंड्रीना ब्रेन कोरल है। इसका कॉमन नेम और ये साइंटिफिक नेम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल में मैक्सिमम आता है। और ये आपका पोलीप्रोड्यूस मेडुसी एसेक्सुअली, पॉलिप जो है वह फ्रेगमेंटेशन या डिफरेंट डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोटेक्शन होता है, उसके थ्रू मेडुसी प्रोड्यूस करता है। और मेडुसी जो है वह सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है पोलिप। तो याद रखेगा ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मेडुसी एंड पोलिप। अब हम लोग टीनोफोरा पे आते हैं। अभी तक हमने लोअर नॉन कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे, ये भी उसी में आता है। इसका कॉमन नेम है, हम इसे सी वालनेट कहते हैं या कॉम्ब जेली कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सी वालनेट है, ये देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, आप फुटबॉल के शेप का भी है, आप उसको भी कह सकते हैं। और ये जेली के जैसे है देखिए ये, जबकि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये कलरफुल दिया है एक फुटबॉल के कलर का, ये उसमें निकले होते हैं कुछ स्ट्रक्चर। ये देखिए ये फुटबॉल के शेप का है ऐसे।
हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैरीन, कुछ मैरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन। सिमेट्री, रेडियली सिमेट्री, रेडियस से कहीं से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जब गोल हैं तो रेडियल सिमेट्री होंगे। फिर बॉडी स्ट्रक्चर डिप्लोब्लास्टिक होता है, दो जर्म लेयर ही पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें होता है। लोकोमोशन, बॉडी हैज 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ये कॉम्प्लेट्स जो लगे होते हैं 8 होते हैं, इसी के थ्रू ये चलता है। कॉम्प्लेट्स एड्स इन मूवमेंट, कॉम्प्लेट्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में। डाइजेशन, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर आउटसाइड सेल एंड इंट्रा सेलुलर विद इन सेल, ये मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि आउटसाइड सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल्स के बाहर होते हैं, न कि बॉडी के बाहर, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि वो बॉडी के अंदर होगा बट सेल्स के बाहर होगा, न कि बॉडी के ही बाहर। हम लोग पढ़ते थे तो टीचर कुछ हम लोग को ऐसे बता देते थे, लेकिन इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर स्पेशल फीचर इसमें क्या पाया जाता है, एग्जिबिट बायोलुमिनेसेंस एबिलिटी टू इमिट लाइट, यह जनरली एबिलिटी इमिट लाइट के लिए इसलिए यूज किया जाता है कि यह अपने हॉस्ट को या प्रे को डरा सके, या अचानक से जलने लगेगा, कोई भी हॉस्ट आएगा तो वो देख के भाग जाएगा कि ये क्या एक्स्ट्रा इसके पास फीचर है, कहीं मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। और ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म भी है, जो बच जाता है, देख के बच जाता है। आप लोग देखे होंगे कि एक अक्षय कुमार की और सोनाक्षी सिन्हा की मूवी आई थी एलियन पे, उसमें वो लाइट लगा के पूरी बॉडी पे पूरे गांव को परेशान करते हैं कि एलियन उतर है, एलियन उतर है। तो कोई भी चीज़ें, कोई भी जगह पिए जाएगा, अगर आप इसके अंदर से लाइट एमिनेट होगी तो वहाँ पे आस पास के जो एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिजम्स होंगे वो डर जाएंगे, और कुछ डर के मारे बेहोश हो जाएंगे जिनको ये कैप्चर करके खा लेगा, और कुछ जो इसको खाने आए होंगे वो डर के मारे लौट जाएंगे। रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, हर्माफ्रोडिटिक होता है और सेक्सुअली भी होता है, यानी अभी तक ए सेक्सुअल और सेक्सुअल सब में पाया जा रहा है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर या एग और स्पर्म निकालता है, जो बाहर फ्यूजन होता है और वहीं से लार्वा बन के निकलते हैं। एग्जाम्पल जो हैं वो प्ल्यूरोब्रैकिया हैं और टीनोप्लाना है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला है रिप्रोडक्शन में सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडिटिक होते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली सेक्सुअली, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इंक्लूड से लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट का मतलब कि एम्ब्रियो जो होगा वो एडल्ट जो होगा उससे डिफरेंट होता है, मैंने बताया है आपको पिछली स्लाइड में। जैसे फ्रॉग में होता है, फ्रॉग का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो वो पहले एक मछली का रूप लेता है, उसके स्ट्रक्चर मछली के जैसे होते हैं, फिश के जैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है, कट के अलग हो जाती है और एक एम्फीबिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह इसमें होता है कि इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज होता है जो डिफरेंट होता है एडल्ट स्टेज से। एग्जाम्पल जो है वो प्ल्यूरोब्रैकिया है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, आप लोग इसको देखिएगा और याद रखिएगा। अब यहाँ तक आज रहने देते हैं, ये अगली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथस के बारे में, जो थोड़ा अच्छे से इसको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, इसके स्टेजेस क्या हैं, कैसे ये मनुष्य में जाता है। तो यहीं तक आज रहने देते हैं, आधे घंटे का लेक्चर हो गया। आप देखें इसके लिए आपका थैंक यू, और आप पढ़िए, क्वालिफाई करिए। मेरा मेन एम ये नहीं है कि आपका नीट हो, मेरा मेन एम है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, सी यू टी यू जी के थ्रू, या डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल के थ्रू, मेडिकल में या जो भी, तो उसमें भी आप क्वालिफाई करें, मेरा मेन एम में है, उसमें भी आपको मौके मिलते हैं, केवल नीट में आपको मौके नहीं मिलते हैं, उसमें भी पढ़ाई के मौके मिलते हैं।
पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है। सबसे बड़ी बात नंबर लाने से ज़्यादा अच्छा पढ़ना जरूरी है, जानकारी जुटानी जरूरी है। और ये आपका, इसमें मैंने जितना भी पढ़ाया है ये आपके कुछ लोगों हायर स्टडी में पीजीटी एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जो अगर जूलॉजी सब्जेक्ट्स लिए होंगे या एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो कुछ और भी एग्जाम्स के लिए ये जरूरी है। तो आपका थैंक यू। आप कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक करिए।